लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनावी यात्रा में आगे चुनाव से जुड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण के पास। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मैं आपको उन जिलों की चर्चा करूंगा जहां नक्सलियों की बंदूकें गरजती थी या फिर अपराधियों की या जातिवादी संगठनों की चलती हुआ करती थी। इन जिलों में शामिल हैं नक्सली या माओवादी प्रभावित जिला अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। नवादा को हम नक्सल प्रभावित एक हिस्से को कह सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा नवादा जातीय दंगल के रूप में याद किया जाता है। यहाँ के वारसलीगंज एक जगह है जहाँ से अखिलेश सिंह, जिसे सरदार अखिलेश सिंह के नाम से जाना जाता था, और सरदार अशोक महतो के बीच टक्कर हुआ करता था। ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई के रूप में जाना जाने लगा था। बाद में दोनों जो बाहुबली हैं अभी जेल से बाहर हैं, दोनों की पत्नियां चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए पूरा इलाका नक्सली तो नहीं, हम जातिवादी संगठनों के लिए जान सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अरवल जिले की 2 विधानसभा सीट के साथ साथ जहानाबाद के 3, औरंगाबाद के 6, गया के 10, नवादा के 5 और जमुई के 4 विधानसभा सीट इस चुनाव यात्रा में हमने शामिल किया है। इस कुल ये 6 जिले के 30 विधानसभा सीट के लिए कुल 363 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और इनके भाग्य का फैसला इन जिलों के 91,67,412 मतदाता करेंगे। पूरा का पूरा इलाका इसलिए भी चर्चित है कि भी इन नक्सलियों के प्रभाव वाले क्षेत्र में बंदूकें गरजती थी और बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ करते थे, और जातीय संगठन के रूप में भी जो कह सकते हैं रणवीर सेना जो उनके खिलाफ लड़ते थे, और दोनों ओर से मारकाट में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। खैर, अब जो भी हो, इलाका शांत है और शांति की कामना हम भी करते हैं, और चुनाव आयोग भी शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है और पूरी तैयारी की है। आप इस इलाके में यदि घूमते हैं तो देखेंगे हर नुक्कड़ ही नहीं, हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीआरपीएफ के जवान या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं तैनात किए गए हैं, ताकि कोई अपराधी कोई डिस्टर्ब ना कर सकें और लोग इत्मीनान से मतदान कर सकें। अब यह कहा जा सकता है जो आज 2025 के चुनाव में न नक्सली हैं, न ही मतदान केंद्र पर चुनाव बहिष्कार का मामला देखने को मिलता है, न जातिवादी संगठन सक्रिय रूप से तैनात हैं या कहें कि वह मुस्तैद हैं जिससे कि लोगों को वोट देने से रोकें। मतदान तो सब करते हैं। यह पिछले चुनाव ही नहीं, बिहार के पहले चरण के चुनाव से भी हम आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे इस इलाके में कौन ऐसे नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनका जीतना उनके दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, नवादा से वारसलीगंज से जो 2 बाहुबली हैं, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी और सरदार अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी, ये बीजेपी से हैं, तो अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आरजेडी से चुनाव मैदान में है। वहीं नवादा की ओर चलें तो इस इलाके के दबंग और कभी आरजेडी में दबंग मंत्री के रूप में रहे राजवल्लभ प्रसाद यादव हैं, जिन्हें आरजेडी ने बेटिकट कर दिया है और वो लड़ रहे हैं। कौशल यादव जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी यदि चलें हम तो देखेंगे सिकंदरा एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से बिहार विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। तो यदि हम जमुई की ओर चलें तो हम देखते हैं श्रेयसी सिंह जो तीरंदाज के रूप में देश की चर्चित लेडी स्पोर्ट्समैन हम कह सकते हैं, वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं। तो इसी इलाके से आप देखेंगे झाझा में बिहार सरकार में मंत्री रहे, यानी नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे दामोदर राउत जेडीयू से प्रत्याशी हैं। तो आरजेडी के दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी से प्रत्याशी हैं, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो पूरा इलाका सेंसिटिव ही है, राजनीतिक रूप से सक्रिय भी है, और मतदान को प्रभावित कर सकने वाले ऐसे नेता हैं जो कि
चुनाव की दिशा को बदल सकते हैं। इसी में गया जिले के टेकारी एक विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके दल के नेता अनिल कुमार चुनाव मैदान में हैं। तो यदि इसी जिला में यदि हम बेलागंज को देखते हैं तो बाहुबली सुरेंद्र यादव के पुत्र आरजेडी का टक्कर बेलागंज में ही मनोरमा देवी जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं। वहीं गया टाउन से भाजपा के दिग्गज नेता और एक मजबूत स्तंभ के हैं, वो डॉक्टर प्रेम कुमार हैं जो चुनाव मैदान में हैं। उन्हें महागठबंधन के प्रत्याशी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से कुल मिला के यदि कहें तो पूरा इलाका जहाँ जातिवादी संगठन और नक्सली का संगठन है का रहा है नहीं अब। तो दूसरी ओर चलें तो यदि हम औरंगाबाद को देखते हैं, जिसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, ये राजपूतों की सबसे बड़ी आबादी वाला इलाका है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति से आने वाले आरजेडी के प्रत्याशी अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए थे। इसलिए कुल मिला के यदि इस पूरे इलाके को देखें तो जातिवादी संगठन, नक्सली संगठन का इलाका रहा है। आज परिस्थिति बदली है, जहां जदयू, भाजपा, आरजेडी, जनसुराज के साथ साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपने भाग आजमा रहे हैं। अब देखना होगा इन 363 प्रत्याशियों को, इन 6 जिले के जो 363 प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य का फैसला 91,67,462 जो मतदाता हैं वे कैसे करते हैं, किसे जीत का माला पहनाते हैं और किसे विधानसभा से बाहर करने का निर्णय लेते हैं। और यह भी देखना होगा किस तरह से कभी बुलेट का जो असर होता था इन इलाकों में, आज बैलेट से उसका जवाब दिया जा रहा है। तो मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूं, मैं अगले दिन अन्य शेष बचे जो चुनाव यात्रा के जिले हैं उसे मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरें चुनावी समर की। पूर्णिया में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाकर वोट डाल रहे हैं। इसके साथ ही राहुल ने बिहार के युवाओं और जेन जी से अपील की वो मतदान केंद्रों पर सतर्क रहें और वोट चोरी ना होने दें। चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पे आप सब सावधान रहिए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए। क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। भाई और बहनों, आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। बात समझो, वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से, भारत माता से, हिंदुस्तान की आवाज से चोरी की है और अंत में ये पकड़े जाएंगे। ये कहीं नहीं जा सकते, अंत में ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके दिल में डर है, वो डर नफरत में बदल के ये काम करते हैं। हम इनके डर को मिटाएंगे और इनके दिल में नफरत को मिटाएंगे। हमने कहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की हम दुकान खोलेंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बिहार में हम खोल के दिखाएंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 65% आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों की चुप्पी की आलोचना की। साथ ही समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियों के बिखरे मिलने और स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद होने की घटनाओं पर सवाल उठाए। पटना में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा, इस बार माहौल बहुत अच्छा है, बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही है और बदलाव के लिए वोट कर रही है। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। आगे
11 तारीख को भी करेगी और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई। आरजेडी सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा, महागठबंधन की शपथ में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाएंगे, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। वहीं भाई तेज प्रताप की सिक्योरिटी बढ़ने पर कहा, ये सरकार का मामला है, वही जाने क्यों बढ़ाई है सुरक्षा। समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां फेंकी मिलने पर मीसा ने कहा, दानापुर में सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दबाव में आकर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। दीदी प्रताप यादव जी का सिक्योरिटी बढ़ गया है, Y+ की सुरक्षा जो है उन्हें। देखिए ये तो सरकार का अपना मामला है। वो क्यों बढ़ा है, क्या बढ़ा है, कारण ये तो नालंदा में स्ट्रांग रूम में जो सीसीटीवी है वो बंद कर दिया गया। देखिए सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये सीसीटीवी। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है और जो कौन होते हैं वो जो ड्यूटी पे आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दाल पूरी की पूरी काली है। तो आखिर सस्पेंड किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है, तो मतलब किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष? इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं वो दबाव में आके सत्ता में जो बैठे हैं लोग, सिर्फ नेतृत्व के दबाव में आकर के काम कर रही है। ताबड़तोड़ जिस तरीके से अमित शाह, नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, भोजपुरी गानों की बात कर रहे हैं, कट्टा की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए मुद्दे नहीं है, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, इस देश के होम मिनिस्टर हैं, और उनके मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। उनको तो बात करनी चाहिए थी कि बिहार में हम फैक्ट्री लगाते, बिहार में पलायन रोकते, बेरोजगारों के बारे में एक शब्द तो बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को देखिए, तो प्रधानमंत्री तो गाना सुन रहे हैं, वो भी भोजपुरी गाना सुन रहे हैं आजकल। और गानों से, गाने तो बहुत तरह के आते हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा बिहार है, कैसे बिहार तरक्की करे, कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहार के बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, कैसे महिलाओं को महंगाई से निजात मिले, ये मुद्दा है। और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता जनता के बीच लेके जाने का। जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वोट बनेगी और एनडीए का सरकार बनेगी और मैं शपथ ग्रहण में आऊंगा। किसका शपथ ग्रहण में? एनडीए का। तो हम लोग बुलाएंगे, प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग बुलाएंगे। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शपथ ग्रहण में। उधर भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खेसारी लाल को अश्लील गानों का उस्ताद बताया। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव को आपको समझाना चाहिए कि अश्लील गानों का उस्ताद उनके साथ घूमता है, वो रोज बयान पलटते हैं। तेजस्वी यादव जी को आप लोगों को समझाना चाहिए कि जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। वो जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने इसका जवाब दिया था, तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है, तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया, तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे, हम तो छपरा से आते हैं, हम इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है। और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। वो ये कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र नहीं लेगा और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सावधान हो जाइए आप लोग। इतना बड़ा बड़ा बात किया, इतना उड़ा, तो छपरा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा। और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा।
राजस्थान के अंता विधानसभा चुनाव के लिए भी आज प्रचार का अंतिम दिन था। आखिरी दिन भाजपा ने अंता में रोड शो किया। रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद दुष्यंत सिंह और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी रथ पर सवार थे। रोड शो की शुरुआत अजीतपुरा बालाजी से हुई। ये सीएडी चौराहा होते हुए ब्रह्मपुरी बालाजी तिराहा पहुंचा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 6 नवंबर को भी यहाँ रोड शो किया था। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा है, यहाँ की जनता को मालूम है राजस्थान की जनता विकास चाहती है, अंता की जनता विकास चाहती है। उन्होंने देख लिया इन भ्रष्टाचारियों को, जो कांग्रेस के जिस तरह से भ्रष्टाचार के कारनामे आप वो विकास चाहते हैं। और आप देख रहे हैं विकास के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ आशीर्वाद देने के लिए मोरपाल सुमन जी को आए हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर के साथ मोरपाल सुमन जी जीतने वाले। लेट्स माइक चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.